मैं राय साहब आपसे कोई सवाल नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल जो देश से महुआ मैत्रा ने पूछा था उसी से वही सवाल है और उसी का जवाब दे दीजिएगा। मैं वो एक वीडियो लगवा दे रहा हूं, देश से महुआ मैत्रा ने आज से 2 साल 3 साल पहले पूछा था। मैं वो वीडियो देख लीजिए और उसी का जवाब दे दीजिए। किसने जलाई? सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी? दिस इज अ क्वेश्चन दैट इंडिया नीड्स टू आंसर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। उन्होंने ये शायद पूरा नहीं लग पाया, वो उन्होंने कहा था कि ये सवाल ये नहीं है कि बस्ती जलाई किसने, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। यही आपका प्रश्न है, आप इस पे बताएं। और एक चीज और, एक एडवोकेट अंकित यादव जी हैं प्रयागराज में, आपसे मिलना चाहते हैं। अंकित यादव जी, ये वही वकील साहब, आप भी हैं, ये भी हैं, वहां हाईकोर्ट पे रहते हैं, आप जाके जब चाहिए तब मिल लीजिए। और अगर कुछ अंकित यादव जी कोई आपसे मिलना चाहते हैं, एडवोकेट साहब हैं, इसमें बोल रहे हैं। पागल के हाथ में माचिस उसी ने दिया जिसने बंदर के हाथ में उस्तूरा दिया था। और ये देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री को सब कुछ पता था। महात्मा गांधी के यहाँ एक बाप अपने बेटे को लेकर कहा साहब ये गुड़ बहुत खाता है, इसके दांत में कीड़े पड़े, इसको आप कहिएगा तो छोड़ देगा। महात्मा गांधी ने कहा कि 3 हफ्ते बाद आओ तो मैं इसको बात करता हूँ। 3 हफ्ते बाद उन्होंने लड़के से कहा कि तुम गुड़ छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ। उसके पिता ने पूछा कि आपने 3 हफ्ते बाद इसको क्यों बुलाया, क्यों 3 हफ्ते का समय दिया? जी मैं खुद गुड़ खाता था, मैं अगर गुड़ को छोड़ नहीं सकता खुद, तो मैं दूसरे को कैसे सलाह दे सकता हूँ कि वो गुड़ छोड़े। तो प्रधानमंत्री को 28 फरवरी से इस देश पे संकट आ गया था और 28 फरवरी के बाद आज उन्होंने ये चीज जो है जिसको नास्त्रोदाम कहते हैं भारत की राजनीति में, जिसकी क्षमता राहुल गांधी में आ गई, उन्होंने फोरकास्ट किया था कि भारत एक गहरे संकट की तरफ जा रहा है, एक गहरे खाई में गिरने की स्थिति है। इनको सब पता था क्योंकि इन्होंने अभी 1 अप्रैल को वो जो पेट्रोल जो कमर्शियल सिलेंडर है उसका दाम 1303 रुपया बढ़ाया और सिलेंडर का दाम 60 रुपया डोमेस्टिक बढ़ा ही दिया था। इन्हें सब पता था कि इस बार खेतों में जो है डालने के लिए यूरिया नहीं मिलेगी। तो पिछले 50 दिन इन्होंने कितनी सादगी भरा जीवन जिया। ये 5 राज्यों के चुनाव में जो जहाजों के काफिले और कारों के काफिले का धूम मचाए थे, धूम उड़ा रहे थे, रोड शो कर रहे थे, क्या उस समय भारत इस संकट से जूझ नहीं रहा था? 50 दिन से भारत प्रतिदिन 1000 करोड़ का सिर्फ ईंधन में डेफिसिट झेल रहा है। 30,000 करोड़ का ईंधन में डेफिसिट महीना हर महीने झेल रहा है। क्या मोदी जी को यह नहीं पता था? इतनी विलासिता भरा वैभव भरा उन्होंने 5 राज्यों में चुनाव किया। कोरोना में भी इसी तरह किया, जब हम लोग घरों में थे और खाने के लाले पड़े थे, देश की एक बड़ी आबादी को सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे थे, मोदी जी नमस्ते ट्रम्प आयोजित कर रहे थे और बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर पूरा देश एक दिन खाना इसलिए छोड़ा था कि लाल बहादुर शास्त्री ने जीवन में उसे उतारा। दुनिया का सबसे ज्यादा महंगी घड़ी और चश्मा और कार और मोबाइल लेकर चलने वाला व्यक्ति हमसे कह रहा है कि पेट्रोल को कम खर्च करिए, शादियों में सोना मत दीजिए, शादियों में सोना हम नहीं देंगे तो तुम फिर कहने लगोगे कि मंगलसूत्र ये लोग ले लिए। मंगलसूत्र तो हमारी पहचान थी। अब आज के जमाने में सोना कौन खरीद के देता था? दादी और नानी और माँ के जो गहने हैं उसी को साफ करा के धुलवा के उसी में से कुछ डिजाइन बदल के दिया जा रहा है। तुम ही मंगलसूत्र हमारा छीन रहे हो। तुम्हारी वजह से ये क्राइसिस हुआ है। तुमने जिस तरह से नचाया है रुपया को, जिस तरह रुपया 100 के आसपास डॉलर के उसमें पहुंच गया है, दुनिया में कोई भी चीज का खरीदार भारत के हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे वजह से ये क्राइसिस हुई। क्यों नहीं चीन के सामने क्राइसिस है? क्यों नहीं रूस के सामने क्राइसिस है? ईरान से उन्होंने संबंध बना के रखा, उनसे ज्यादा भरोसे का संबंध हमारा था, उनसे ज्यादा पुराना रिश्ता था। लोग कहते थे कि ये सिविलाइजेशनल फ्रेंडशिप है, हजारों साल का बंधन है। एक जमाना था कि ईरान ये जो एक हमारी जो है
हमारा घर जो है हिंदुस्तान में था तो हमारा आंगन ईरान में था, बाउंड्रीज थी हमारी, नदियों में इधर से नाव उधर चले जाते थे, यहाँ इस तरफ पतंग खेलते थे तो कट के ईरान में गिरता था। वो हमारी दोस्ती थी जिसका पूरा रिस्पांस किया। और अभी आनंद जी ने आपने कहा भी कि ईरान हमें हमारे रुपए में पेट्रोल दे रहा था, ईंधन दे रहा था। हमारे बैंकों में 40,000 करोड़ यूको बैंक में रखे हुए था, टैक्स नहीं ले रहा था, टैरिफ नहीं ले रहा था, ले जाने का पैसा नहीं ले रहा था। अब तुम बेईमान की तरह से अमेरिका के धौंस में, धमकी में तुमने ईरान के साथ रिश्ते तोड़ दिए। चाबहार पोर्ट में लगा हुआ 10,000 करोड़ डॉलर को तुमने समंदर में बहा दिया। तो जब हिरमुज पर तुम्हारे जहाज रोके गए, तुमने उनके नौसैनिकों को बुला के मरवाया भारत के समुद्री सीमा के पास। वो लोग भारत के राष्ट्रपति को सलूट करके हाथ मिला के गए थे, सेल्फी लेकर, फोटो लेकर गए थे। और अमेरिकी जासूसी जहाजों को ये पता चल गया कि ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। हमसे तो अच्छा नेपाल के सैनिक है जो जान पे खेल को उनको बचाए। हमने तो उनके जो खamenei साहब के मरने पर हमने एक अक्षर आज तक नहीं लिखा है। बच्चे मर गए उस दिन 159 कितने बच्चे, उसमें हमने नहीं रिग्रेट किया। तो ये क्राइसिस हमारी नेचुरल नहीं है, क्राइसिस मेड बाय एनडीए, मेड बाय बीजेपी, मेड बाय मोदी गवर्नमेंट है। और उसका खामियाजा यह देश नहीं भुगतेगा। रिमूव मोदी को हटाओ, देश को बचाओ। मोदी को अपदस्थ करो, मोदी इस देश को बेच देगा। मोदी के हाथ में यह देश नीलाम हो जाएगा। ये सच्चाई है। वो सारे आंकड़े आपके पास है, हमारे पास है, जिसमें इस संकट में बेरोजगारी जो है आसमान को भी फाड़ रहा, आसमान को छू नहीं रहा, आसमान को चीर रहा बेरोजगारी। अभी देखिएगा फर्टिलाइजर ही नहीं, हीलियम की वजह से सारे चिप्स मिलने बंद हो जाएंगे। और जितने ये कार कंपनियां, ऑटो कंपनियां, स्कूटर कंपनियां सब बंद हो जाएंगी। मोदी इस देश को दिवालिया बनाने, गरीब बनाने, भिखारी बनाने के लिए वो सत्ता में आए हैं। मुझे अफसोस है कि इस देश का लोकतंत्र, अगर इसको बचाना है तो इसको बचाने का एक ही रास्ता है कि सारे विपक्ष, सारे बुद्धिजीवी, सारे पत्रकार, लेखक, सारे नौजवान, सारे किसान एक मोर्चा कहें और कहें इस सरकार को सत्ता से हटाओ। मोदी जी के आंखों में घड़ियाल के आंसू हैं। मोदी जी के आंखों में न तो इंसाफ के आंसू हैं और न इस देश के लिए किसी दर्द और दुख का आंसू है। यही मैं कहना चाहता हूं।